हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो जो प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था आप लोगों का हाफिली एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट 1 में हमने लिया था 10 क्वेश्चंस, 10 न्यूमेरिकल्स हमने लिया था, जिसको 1 बाय 1 सारे हमने सॉल्व किया था। और मैंने कुछ फार्मूला बताया था जिसको आप याद रख के कुछ न्यूमेरिकल्स को आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हो और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसी प्रैक्टिस टेस्ट का आज हम लोग सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसमें भी हमने क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से हमने लिया है टोटल 10 क्वेश्चंस आई गेस। एंड शायद चैप्टर 2 का आप लोगों का 2 प्रैक्टिस टेस्ट होगा। एक होगा कुछ न्यूमेरिकल्स जो इसमें फर्स्ट सेट में दिया गया है, और एक और सेट है जिसमें और 10 न्यूमेरिकल हैं। तो चैप्टर 2 के लिए हमने 2 सेट लिए हैं जिसमें आई थिंक 10 क्वेश्चंस हैं। तो पहला, जो लोग पहले चैनल पे आए हैं आप लोग पहले जाइए देखिए प्रैक्टिस टेस्ट 1, जो कि इसी सीरीज़ में पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है। तो सेकंड टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सब लोग रेडी हैं। तो और एक बार मैं इसको आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि हमारा फॉर्मेट क्या था। आप लोग क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। देन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, गो फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद मैं वेट करूँगा ताकि आप लोग उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी of mass 200 gram moving with a velocity of 5 meter per second in SI unit. Okay, so what is momentum? Momentum is the amount of motion. Then how can we calculate the magnitude of this momentum? You all know that momentum is the product of mass and velocity. So what is momentum? Momentum, P is denoted, P is the momentum which you can denote as P. Okay, and what is its formula? Mass into velocity. So read out the question carefully. Here it is given that the mass is 200 gram. So mass, let us convert mass into kg, that is 200 divided by 1000. So which will be 1 by 5. 1 by 5 what? Kg. Now if we put this here, then it will be 1 by 5 into 5. So 5 cancel, which will be 1 kg meter per second. So what is the momentum here? So P is equal to 1 kg meter per second. So always remember the SI unit of momentum is kg meter per second. So two things you need to remember from this question. First, what is momentum? Momentum is the amount of motion possessed by a body. How can we calculate it? So momentum is equal to mass into velocity. What is its SI unit? kg meter per second. आई होप कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies of same mass move with same speed, which one has greater momentum? So दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है और दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, देन ऑफ कोर्स दोनों का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, सो व्हाट इज okay, so momentum will be same if both are having same mass and moving at same velocity, then they both have the same momentum. अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम घुमा के पूछें तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, अगर मास कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड हैज़ द ग्रेटर मोमेंटम।
जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा अगर मास कांस्टेंट है तो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, सो मोमेंटम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनर्शिया? If you know the answer, please comment in the chat comment box. So from Newton's first law, the concept of inertia can be derived, or we can understand from the Newton's first law what is inertia. So inertia is the property of an object or a body having certain mass by virtue of which it tends to oppose any change in it. For example, an object is there and the object initially is at rest. The object is at rest. If we try to change the state of an object from rest to motion, it always tries to oppose the change in it. So any change offered to the object with the help of any external force, then the object always opposes the change. So this is the property of an object, that is what we call inertia. So inertia can be understood from Newton's first law, and there are three types of inertia. What are those three types? Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन से फैक्टर पे इनर्शिया डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड अपॉन the mass. Always remember, inertia depends upon the mass of the object. So how it depends? More the mass, more the opposition, more the inertia. So inertia depends upon the mass of the object. So there is a question for all of you. अगर आप लोगों को पता है कि तीनों तरह के इनर्शिया क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक इनर्शिया का एक एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट करना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Why is it dangerous to jump out of a moving train? Suppose a train is there and from a moving train, suppose the train is moving forward, and why it is dangerous to jump out of the moving train? So it is always advised not to jump from any moving vehicle, either from the train, bus, or any other vehicle. Why so? Can anyone tell me? Okay, this is the one of the best example for inertia, we can say a real life example. So whenever we are inside the vehicle or the train, or we can say any motorcycle, when the object is in motion, along with the object we are also in the motion, right? So जब हम मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ साथ, तो हमारे अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ मोशन होता है। ठीक है, बट जब हम जंप करने की कोशिश करते हैं तो सडनली हम एक जगह पे नहीं रुक सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि निशा मोशन आ जाएगा, हमारा बॉडी जो है वो उस ओपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा इनर्शिया मोशन की वजह से। बट जब हम लोग जंप करेंगे ऑब्जेक्ट, और हम क्या करेंगे, हमारा बॉडी क्या करेगा, ये ट्रेन के साथ साथ आगे जाने की कोशिश करेगा, और जिसके अगर इम्बैलेंस हुआ तो हम नीचे गिर सकते हैं और मेजर इंजरी और एक्सीडेंट हो सकता है। सो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर? द आंसर विल बी कि जब अगर हम ट्रेन से जंप करते हैं तो ट्रेन के साथ साथ हमारे अंदर भी कुछ मोशन होगा, इन ड्यू टू इनर्शिया मोशन हमारा बॉडी भी आगे जाने की कोशिश करेगा, ये सडन चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम लोग गिर सकते हैं इम्बैलेंस की वजह से, और कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया आपका प्रीवियस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which body experiences greater force given that both have the same acceleration। अगर दो बॉडी हैं, दोनों के which body experiences a greater force given that both have the same acceleration। ओके, दो ऑब्जेक्ट है, ओके, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। सो हमें फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच क्या रिलेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो एक सेकेंड है। ओके, सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बच्चों, आप देख सकते हो कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो फोर्स हमेशा क्या होगा, मास के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो द ऑब्जेक्ट हैविंग ग्रेटर मास विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फोर्स। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द सेम थ्योरी यू कैन अप्लाई ऑन द फॉलिंग ऑफ एप्पल। देयर वाज अ क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी दैट व्हेन एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री, द according to Newton's third law, that earth is attracting the apple with the same force that the apple which is trying to attract earth towards itself। from Newton's third law इतना हम लोग को पता है कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप लोगों को इतना पता होगा कि एप्पल तो गिर जाता है बट अर्थ उसके ऊपर क्यों नहीं गिरता। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप लोगों को एफ इज इक्वल एम, इस इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर मास ज़्यादा होता है तो उसका एक्सीलरेशन कम हो जाता है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है दोनों का। तो एप्पल जो होता है, एप्पल का मास कंपैरेटिवली बहुत स्मॉलर होता है अर्थ की, तो इसीलिए जो अर्थ का एक्सीलरेशन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है और नियरली इक्वल टू जीरो हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जो एप्पल का एक्सीलरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं जो कि शायद आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करे, या एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग लकी ठहरे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस थ्योरी को अप्लाई करके शायद आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द चेंज इन वेलोसिटी रिलेटेड टू एक्सीलरेशन। इट्स वेरी सिंपल, दैट what we know that force is equal to sorry that is acceleration is equal to change in velocity per time, or we can say acceleration is equal to rate of change of velocity, we can say. Okay, so coming to the next question, which one is heavier, a weight of 1 Newton or a weight of 10 kg? So basically this question is from gravitation, we can say that there is a relation between mass and weight. So what is weight? We know that weight is equal to mass into acceleration due to gravity. So the first weight is given as 1 Newton, बट वेट 2 जिसका मास दिया है 10 kg। सो इसको अगर हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 विच विल बी 100 न्यूटन। सो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है
उसका आप वेट देख पा रहे हो बच्चों, 100 न्यूटन निकल रहा है, वेर एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट है 1 न्यूटन. सो हियर यू कैन सी दैट W2 is greater than W1. So weight of the second object is greater than the weight of the first object. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए, weight is equal to mass into acceleration due to gravity. And for earth surface always take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक अप्रोक्स वैल्यू है. ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो लोग भी आप वीडियो देख रहे हो बच्चों, बस वीडियो को देखने से नहीं होगा, आप लोग उसको कॉपी पेन पकड़ के हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाओ या उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो. बस अगर आप वीडियो देखते जाओगे उसको तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. तो बच्चों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन पकड़ के हर एक नंबर को अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ. और आई होप कि आने वाले हाईली एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं उसमें ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपके काम आएंगे. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाउ आर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो बच्चों न्यूटन ने मोशन को लेके 3 लॉ दिए थे. कितने लॉज दिए थे? 3 लॉ. देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन. सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ? So I request all of you to try to remember all the statements of all 3 laws. Okay, अब स्टेटमेंट वगैरह आप उसको लिखने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, कभी कभी जो एग्जैक्ट वर्ड है वो हमें नहीं मिलता, या कभी कभी हम उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में उसका अलग मीनिंग निकाल लेते हैं. ठीक है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा बच्चों कि आप गो थ्रू द बुक. एनसीईआरटी बुक होगा आपके पास, बुक से एक बार देख लो क्या क्या स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, तो हमेशा स्टेटमेंट्स को याद रखने की कोशिश करिए. ठीक है, सो स्टिल लेट मी रिकॉल ऑल द 3 लॉज. द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless and until it is compelled by an external force. The first law also gives the qualitative definition of force, and the first law was inspired by the Galileo's experiment. And also you can say the first law gives the concept of inertia. Okay, so फर्स्ट लॉ से हमें क्या क्या पता चलता है. फर्स्ट लॉ जो होता है बच्चों आप देख लो इसको, फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. ओके, और फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखेंगे. ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. और सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता है, F इज इक्वल टू ma. सो सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. सो बच्चों हम सेकेंड लॉ से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है F इज इक्वल टू ma. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. कमिंग टू द थर्ड लॉ. Third law states that to every action there is equal and opposite reaction. So in the third law there is a concept of action and reaction forces. Okay, so when two objects applied force on each other, then the force from A to B, which will be equal to force from B to A, they are equal in magnitude. They are equal in magnitude but opposite in direction.
So opposite in direction means this negative symbol represent that they are in opposite direction. They have the equal magnitude, but they are in opposite directions. So Newton's third law states that to every action there is equal and opposite reaction. एंड एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, बट दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। ठीक है बच्चों। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बचा है शायद इसमें, देखते हैं। ओके 2 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस इस सीरीज में हमने 12 क्वेश्चंस लिए हैं। 12 क्वेश्चंस थोड़ी इजी हैं बच्चों, आज ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए मैंने इसका और एक सीरीज़ बनाया है, और एक पार्ट है इसका, पार्ट 2 आप बोल सकते हो, जिसमें हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लिए हैं, जो कि आप लोगों का चैप्टर 2 का ही होगा, बट उसमें थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों। मैंने इस पार्ट में जो टेस्ट सीरीज़ का ये चल रहा है, सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आप लोगों का जो सेकेंड चैप्टर का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आए, और उसके साथ साथ छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। बट जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लिए हैं, ताकि जो ओवरऑल एक चैप्टर का जो ओवरऑल आइडिया है आप लोगों को अच्छे से मिल पाए। और एग्ज़ाम जब होगा, आप जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर ओवरव्यू करिए, ताकि आप लोगों को इसका एक आइडिया मिल जाए कि इस टोटल चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करना है। ठीक है बच्चों। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? द रेट ऑफ change of momentum is nothing but the force. Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to force. So or you can say the rate of change of momentum is nothing but the force. So from Newton's second law we can say the rate of change of momentum is force. Okay, so here you can also write that force is equal to rate of change of momentum. सो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को दिया रहेगा, हमेशा कोशिश करना डिवाइडेड बाय टाइम से डिवाइड कर देना। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ मासेस ऑफ 2 बॉडीज इक्वल टू 12 kg। 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास का सम है 12 kg। ए 12 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन ईच बॉडी। डू बोथ हैव द सेम एक्सीलरेशन? ओके क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द मासेस ऑफ 2 बॉडीज इक्वल टू 12 kg। 2 ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, दोनों का मास दिया है 12 kg, और दोनों के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो फोर्स दिया है 12 न्यूटन। सो हमें क्या पता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 12 न्यूटन डिवाइडेड बाय 12 kg, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और दोनों का मास मिलके 12 kg है, अगर उन दोनों के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है बच्चों, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says a car of mass 100 kg moving at a speed of 10 meter per second is stopped in 5 seconds. Calculate the retardation. Retardation from chapter 1. Can anyone tell me what is retardation?
सो आप लोगों को अगर पता है कि रिटार्डेशन क्या होता है बच्चों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, बस मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, आप उसको आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो मास दिया है बच्चों 100 kg। Initially it was moving with 10 meter per second, stopped when comes to rest at 0 meter per second, and time is given 5 seconds. So acceleration is equal to v minus u by t, that is minus 10 divided by 5, which is equal to minus 2 meter per second square. Now in this questions, maybe this is not retardation only, this is force of retardation or retarding force. So here F is equal to ma, which is equal to 100 into minus 2, which is equal to minus 200 Newton. Okay, here minus sign represent that the force is opposing force. Okay, so try to verify your answer, and again I am requesting all of you that before going for the solution part, try to solve the numericals by yourself. If you can't, then you go for the solution. Okay, then coming to the next question, and this is the last question for today, that so there is no space after this question, so we'll do it here. Question number 12, the answer we'll write over here. A body of mass 2 kg is at rest. How much force is needed to make it move 10 meter per second at the end of 2 seconds? Okay, so the mass of the body is given as 2 kg, and it is at rest, then the initial velocity is 0, and it moves at a speed of 10 meter per second. So v is equal to 10 meter per second. What is the time given here? Time is given as 2 seconds. So what we know, that first calculate the acceleration. Acceleration is v minus u by t. v minus u, you can see 10 minus 0 10, 10 by 2, which is equal to 5 meter per second square. Okay, so what is the force needed? Then F is equal to ma, that is 2 into 5, which is equal to 10 Newton. So बच्चों, whenever you are solving the numericals, don't forget to write the units. After solving the numerical, after getting the answers, please try to write the units, and the units should be in SI form and standard units. Always try to write the standard units of all the quantities. अगर कोई भी क्वांटिटी दूसरे यूनिट में है या CGS में है या किसी और यूनिट में है, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट, देन सॉल्व द न्यूमेरिकल, अदरवाइज सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज के लिए 12 क्वेश्चंस, थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, बट आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस यूजफुल होगा, ठीक है। 1 second. So please note down the answers, and please verify your answer. Those who are trying to do by themselves, please verify your answer. The answers will be 10 Newton. Okay, so I'm erasing all the solution part. Okay, so बच्चों, यहाँ पे आज आप लोगों का ये सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट ख़त्म होता है, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसका PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और आपको नीचे लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो, इधर फ्रॉम टेलीग्राम और फ्रॉम व्हाट्सएप। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व कर दूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कौन से पार्ट से प्रॉब्लम हो रहा है,
and few students they were asking that about the conservation of momentum. So let me clear you, for this session, this academic session 24-25, जो कंजर्वेशन और मोमेंटम वाला पार्ट था उसको डिलीट कर दिया गया है, बट उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उससे भी कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूं उसमें मोमेंटम वाला कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे अपलोड करूं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेकंड। इसी तरह से लगभग 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, 10 सेट होंगे बिफोर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, 10 सेट प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट था, तो कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसको मैं अपलोड कर दूँ, आप लोगों को मिल जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, जो भी क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।